नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन से शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि वो अभी भारत में ही अपनी GE4N4 INS6 इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और इसके साथ ही वो इस इंजन की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने वाले हैं। और इस अपडेट को लेकर जब हमने आपको बताया था तो मैक्सिमम लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इसके बाद जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज था उसको भी हमने आपको दिखाया था। अब आप सबके मन में जो सवाल है कि अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी के साथ किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेगा, ये बात भी लगभग सही है। लेकिन दूसरे तरफ अभी भारत को रोल्स रॉयस और सफ्रान की तरफ से जो बेहतरीन ऑफर दिया गया था, जिसमें दोनों ही कंपनी भारत को अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंटली इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रहे थे और इस इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दिया गया था। बाद में सेम इंजन को भारत चाहे तो किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर पाएगा, इसका भी ऑफर दिया गया था। और ये दोनों ही ऑफर रोल्स रॉयस की तरफ से और सफ्रान की तरफ से दिया गया था, जिसमें इनकी कंडीशन लगभग सेम थे। तो इस वजह से लगा था कि शायद यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कंपटीशन में बने रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है और भारत के साथ अपनी जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS6 सीरीज के इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करने के साथ साथ इनको भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के भारत को इसी कैटेगरी की 1000 से भी ज़्यादा इंजन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि कोई छोटा मोटा डील नहीं होने वाला है। लेकिन अभी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक तरफ से ये जो कहा गया था कि वो अभी भारत के साथ अपनी GE4N4 INS6 इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाले थे, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग होने वाली 100% नहीं होने वाली। दरअसल इन इंजन की कंप्रेसर, कंबस्शन मॉड्यूल, गियरबॉक्स या जितने भी कोर कंपोनेंट होने वाले वो सीधे तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को सप्लाई किया जाएगा और बस इस कंप्रेसर, डिस्क, केस, स्पूल और बाकी आफ्टर बर्नर सेक्शन की जो टेक्नोलॉजी होने वाली उनको HAL के साथ शेयर किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इंजन को सेमी नॉकडाउन कंडीशन में भारत को सप्लाई किया जाएगा, जिनको HAL की तरफ से भारत में असेंबल किया जाएगा और बाद में इनकी MRO फैसिलिटी को भी भारत में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां पर आगे चल के इन इंजन के कंप्लीट सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो इस इंजन को भी भारत के हिसाब से मॉडिफाई करने वाले और फ्यूचर में इसी की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को एमका की जो Mark II वर्जन होने वाला है उसके लिए ऑफर करने वाले, जो कि बेहतर थ्रस्ट को दे सकेगा। साथ ही इस इंजन में आगे चल के वो लोकल कंपोनेंट का भी इस्तेमाल धीरे धीरे शुरू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भारत के लिए बहुत ही आइडियल ऑप्शन होने वाला है। फिलहाल जिन 99 इंजन के लिए अभी भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के पास ऑर्डर को प्लेस किया गया था, उनकी डिलीवरी कंप्लीट होने तक ये प्रोग्राम सही रहेगा। लेकिन अगर हमें खुद की इंजन को डेवलप करना है तो इससे हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके। आप सभी को मैंने हमारे रेगुलर डिफेंस टॉक वीडियो में बताया था कि HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अभी सभी ट्रायल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और पिछले हफ्ते ही इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच लगभग 70 के आसपास HTT-40 एयरक्राफ्ट के लिए डील को फाइनल किया गया था। वैसे काफ़ी पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात कंफर्म किया गया था कि सभी टेस्ट को क्लियर करने के बाद वो 70 के आसपास HTT-40 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले थे और आगे चल के इसी की एडिशनल ऑर्डर को भी प्लेस करने की बात की गई थी, जो कि फॉलो ऑन ऑर्डर हो सकते हैं। इसके बाद अभी बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से भी 2024 से 2025 के बीच इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू किया जा सकता है और अभी से इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। HAL के मुताबिक 2024 के लास्ट क्वार्टर में वो 2 HTT-40 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले और इसी के साथ इनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है, जिसके बाद इसकी प्रोडक्शन को धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश किया जाएगा और पीक में साल में लगभग 21 HTT-40 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये नंबर 8 से 16 के बीच भी होवर करता है तो आइडल होने वाला है। अब इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 36 HTT-40 एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा भी HAL की तरफ से HTT-40 को बेस करके लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसे खास करके एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और जो गरीब देश है जिनके पास इतना अच्छा खासा बजट नहीं होता और इनको लाइटवेट कैटेगरी की ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, उनको इसको ऑफर करने के बारे में सोचा जा रहा है। अगला अपडेट स्पेस है, यूं कह के कुछ हद तक इसरो के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी ने कभी ना कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियो तो देखा होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसमें यूनाइटेड स्टेट और रशिया
दोनों इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे में राइवल होने के बावजूद भी ये दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में और साइंटिफिक रिसर्च के मामले में एक साथ काम करते हैं। हर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो जा नहीं सकता और इस वजह से चाइना की तरफ से अपनी खुद की एक स्पेस स्टेशन को बनाने का फैसला किया गया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चाइना धीरे धीरे बढ़ा रहा है और अभी भी चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो स्पेस में मौजूद है। और हाल ही में ही चाइना की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया था कि अगर भारत चाहे तो चाइना की जो स्पेस स्टेशन है वो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी के लिए भारत के लिए ओपन रहेगा। लेकिन भारत का प्लान यहाँ पर कुछ अलग है और अभी इसरो की तरफ से अपनी खुद की एक स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक 2035 तक भारत अपनी पहली स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने वाला है। अब स्पेस स्टेशन को बनाना कोई आसान काम नहीं होता है और इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, साथ ही काफ़ी सारा खतरा भी होता है और किसी एक देश के लिए एक स्पेस स्टेशन को मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है। लेकिन इसरो की तरफ से अभी इसके सोल्यूशन को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। अब इसरो का कहना है कि नॉर्मली जब भी हम कोई रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो इसमें जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसमें 70% से ज़्यादा जो कॉस्ट होता है वो लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए लग जाता है और एक बार लॉन्च करने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, यानी कि दूसरी बार हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन इसरो अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बना रहा है जिसमें सेम लॉन्च व्हीकल को हम बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे और ऑब्वियसली अगर हम स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए और उनके लिए रेगुलर बेसिस पर खाना या कोई भी लॉजिस्टिक को ले जाने के लिए हमको बार बार लॉन्च करना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर हम सिंगल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल एक बार करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और हमारे बजट के अंदर ही फिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम सेम व्हीकल को यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो सेम ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको एक तरीके से 1/3 तक रिड्यूस हो सकता है। इसरो के मुताबिक वो अभी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 10 टन तक के आसपास की पेलोड को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जा सकता है और करीब 20 टन तक की पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। और इन्हीं रॉकेट की मदद से आगे चल के इसरो अपनी स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है और ऊपर से अभी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है जिन पर अभी इसरो को महारत हासिल करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत ह्यूमन स्पेस मिशन से होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।